नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के डोज में आज का जो हमारा टॉपिक होगा 16वीं वन स्थिति रिपोर्ट। 16वीं वन स्थिति रिपोर्ट आप पढ़े हैं, स्पेशली भारत के रेफरेंस पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पे जो टॉपिक आपका है वह स्पेशली उत्तर प्रदेश के रेफरेंस में है। जैसा कि आपको मालूम है कि 1987 से जो है 16वीं वन स्थिति रिपोर्ट का संचालन किया जा रहा है और यह रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर जो है जारी की जाती है। अभी 2019 में दिसंबर में प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा जो है यह रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। उसके केंद्र के संबंध में, जो आपके देश के संबंध में डाटा है वो हमने आपको बताया था। उसी रिपोर्ट के रेफरेंस में जो है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में क्या डाटा है उसको देख लिया जाए। देखिए यहाँ पे दिया गया है, देखिए 16वीं वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में 16,582 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र पे वनों का विस्तार पाया जाता है, जो संपूर्ण उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल का 6.88% है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इस डाटा को याद रखिएगा। 16,582 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर जो है उत्तर प्रदेश में वनों का विस्तार है। वन आवरण प्लस वृक्ष आवरण, दोनों का आवरण जो है कितना है, 16,582 है और यह संपूर्ण उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल का 6.88% है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, यह डाटा आपसे पूछा जा सकता है ना। आपको मालूम है कि किसी भी भौगोलिक क्षेत्र का 33% भाग जो है वह वन से आच्छादित होना चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो यूपी की स्थिति है 6.88% है ना। दूसरी चीज़, उत्तर प्रदेश में कुल वन आवरण की अगर बात की जाए तो यह 14,805 किलोमीटर है, जो कि संपूर्ण उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल का 6.25% है। वन आवरण और वृक्ष आवरण अगर दोनों की बात की जाए तो यह परसेंटेज आपका 6.88% है। केवल वन आवरण की अगर बात की जाए तो यह आपका जो आता है 6.25% है। पिछली वन रिपोर्ट के आधार पर जो 2 वर्ष में उत्तर प्रदेश में वृद्धि हुई है 126.65 किलोमीटर स्क्वायर, यानी 2 वर्ष के अंतराल पर 126 किलोमीटर वर्ग की वृद्धि हुई है यूपी में, और यह डाटा भी आपके लिए क्या होगा, इम्पॉर्टेंट होगा, है ना। इसको ध्यान रखिएगा। एक बार फिर से देखिएगा, 16वीं वन स्थिति रिपोर्ट के आधार पर उत्तर प्रदेश में कुल वन 16,582 किलोमीटर क्षेत्र पे पाए जाते हैं, जो कि संपूर्ण उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल का 6.88% है। और कुल आवरण का प्रतिशत अगर देखा जाए, वन आवरण का प्रतिशत देखा जाए तो यह 6.25% होगा, है ना। वृद्धि की बात करिएगा तो 126.65 किलोमीटर जो है 2 साल में वृद्धि हुई है। ठीक है। नेक्स्ट अगला जो आपका पॉइंट है यहाँ पे देखा जाए, हाँ, वन आवरण की दृष्टि से शीर्ष 5 जिले की अगर बात की जाए तो यहाँ पे सबसे अधिक वन आवरण जो आपका है वह सोनभद्र में है। सोनभद्र के बाद चंदौली, चंदौली के बाद पीलीभीत, पीलीभीत के बाद मिर्ज़ापुर और मिर्ज़ापुर के बाद जो आपका चित्रकूट है। यह 5 सर्वाधिक वनाच्छादित जिले हैं, इनको ध्यान रखिएगा। आरंभिक 3 जिले है ना, सोनभद्र, चंदौली और पीलीभीत, इसको स्पेशली ध्यान रखिएगा। सबसे अधिक वन आवरण आपका सोनभद्र जिले में, इसके बाद चंदौली में, इसके बाद पीलीभीत में है। कभी कभी एग्जाम में हालांकि 90% जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें यही पूछेगा कि किस जिले में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, तो उत्तर आपका सोनभद्र होगा। लेकिन कभी कभी ऐसी भी स्थिति आती है कि सीक्वेंस वाइज दिया जाता है, तो सही क्रम क्या होगा, सबसे अधिक सोनभद्र, फिर आपका चंदौली, फिर जो है पीलीभीत है। इसके बाद न्यूनतम वनावरण वाले जिलों की अगर बात करिएगा तो ये आपका सबसे कम वन जो आपका है भदोही में है। भदोही के बाद मैनपुरी के बाद जो है देवरिया है। यह न्यूनतम 3 जिले हैं, यानी सारांश में ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वनों वाला जिला अगर पूछा जाए तो सोनभद्र है, और सबसे कम वनों वाला जिला आपका जो है वह भदोही होगा, है ना। इसके बाद नेक्स्ट सर्वाधिक प्रतिशतता के आधार पर अगर देखा जाए तो सर्वाधिक प्रतिशतता वाले शीर्ष 3 जिले सोनभद्र, चंदौली और पीलीभीत है, जो कि पहले वाला ही कॉमन आपका है। और प्रतिशतता की दृष्टि से न्यूनतम भदोही, मैनपुरी और देवरिया, यानी सेम कंडीशन जो है आपका पहले जो हमने पढ़ा था, यानी सर्वाधिक वन वाले जिले का 3 शीर्ष क्रम और न्यूनतम वन वाले जिलों का शीर्ष 3 क्रम, है ना। तो सोनभद्र, चंदौली, पीलीभीत, भदोही, मैनपुरी और देवरिया। तो ये आपका जो है उत्तर प्रदेश के रेफरेंस में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आपकी हो गई, जहाँ से प्रश्न आने की संभावना जो है ज़्यादा हो गई, है ना। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उत्तर प्रदेश के रेफरेंस में, इसको देख लिया जाए। देखिए 3 मार्च सन 2020 को उत्तर प्रदेश में आगरा ज़िले में पहला कोरोना का मामला प्रकाश में आया था, है ना। 3 मार्च, इस डेट को याद रखिएगा।
3 मार्च सन 2020 को उत्तर प्रदेश के आगरा ज़िले में प्रदेश का पहला कोरोना मामला प्रकाश में आया था और 24 मार्च सन 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 को महामारी घोषित किया था। दोनों ही डेट जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगी। अगर भारत में देखा जाए तो भारत में सबसे पहला मामला जो है केरल में आया था और कर्नाटक राज्य में सबसे पहले कोरोना से मौत हुई थी। लेकिन स्पेशली यूपी की अगर बात करें तो सबसे पहला मामला जो है वह आगरा में प्रकाश में आया था। कब आया था तो डेट याद रखिएगा, 3 मार्च सन 2020 को। यही नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार ने, पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 को किस तिथि को महामारी घोषित किया था, तो उत्तर आपका क्या होगा, वो हो जाएगा 3 मार्च सन 2020। ये दोनों ही तिथियाँ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो गई। 24 मार्च 2020 को घोषित किया गया था महामारी और 3 मार्च सन 2020 को उत्तर प्रदेश में आगरा में पहला केस आपका आया था। नेक्स्ट अगला जो पॉइंट आपका है कुशीनगर एयरपोर्ट। हाल ही में चर्चा में रहा था। क्यों चर्चा में था, तो उत्तर प्रदेश में स्थित इस एयरपोर्ट को 24 जनवरी सन 2020 को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा प्रदान किया गया। परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होगा, इसको ध्यान रखिएगा। डेट याद रखिएगा क्या है, तो यह डेट आपकी है 24 जून सन 2020 को उत्तर प्रदेश में स्थित इस एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा दिया गया था। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यह प्रदेश का चौथा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में कुल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या 4 है, जिसमें सबसे पहला आपका अमौसी एयरपोर्ट या चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट जो कि लखनऊ में है। दूसरा आपका जो है लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट बाबतपुर वाराणसी। तीसरा आपका जेवर एयरपोर्ट नोएडा में और चौथा आपका कुशीनगर है। कुशीनगर आपका हाल ही के दिन में चर्चा में था 2 कारणों से। पहला कारण कि इस जिले में स्थित एयरपोर्ट को प्रदेश का चौथा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट घोषित किया गया और हाल ही में जो है इस जिले में देश का पहला किन्नर विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। तो इस कारण भी यह जिला जो है चर्चा में था। किन्नर विश्वविद्यालय मतलब ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय की स्थापना कुशीनगर में की जाएगी। तो यही 2 कारण है जिसकी वजह से कुशीनगर क्या था, चर्चा में रहा। इसके बाद पिछले 5 अगस्त सन 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने विवादित राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर अपना फैसला सुरक्षित किया था, सुनाया था। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने विवादित भूमि पर राम मंदिर निर्माण की अनुमति दी है ना। डेट को याद रखिएगा क्या है, 5 अगस्त सन 2020 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। पिछले वर्ष यानी 2019 में 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को रिमूव किया गया था और 5 अगस्त यानी इसके 1 साल बाद 5 अगस्त 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने विवादित राम जन्मभूमि एवं बाबरी मस्जिद विवाद पर अपना फैसला सुरक्षित किया, सुनाया था। और इसमें ये कहा गया कि राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। इसके लिए जो है मंदिर निर्माण से पूर्व मंदिर ट्रस्ट की स्थापना की गई है और इसके अध्यक्ष एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं तो वह कौन होंगे। इसके अध्यक्ष की अगर बात करिएगा तो इसके अध्यक्ष ये हैं आपके महंत नृत्य गोपाल दास, है ना। विवादित जो आपका बाबरी मस्जिद विवाद था, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया जिसमें कहा गया कि यहाँ पे राम मंदिर का निर्माण होगा विवादित परिक्षेत्र में और इस मंदिर के निर्माण से पहले एक मंदिर ट्रस्ट का निर्माण किया गया है जिसके अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास हैं, है ना। इनको ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में आ चुके हैं। महंत नृत्य गोपाल दास जो कि मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष होंगे। यहाँ पे जो प्रतिमा लगाई जाएगी श्री राम जी की उसकी हाइट याद रखिएगा 251 मीटर, है ना। 251 मीटर ऊंची भगवान श्री राम की प्रतिमा लगाई जाएगी, ठीक है। चलिए, ये आपका फैक्ट हो गया। और एक चीज़ आपका और है, हाल ही में चर्चित जो व्यक्तित्व रहे हैं कौन कौन से, उनको देख लिया जाए। हाल ही में जो चर्चित व्यक्तित्व रहे हैं, पहले आपके आते हैं दीपांकर दत्ता, है ना। दीपांकर दत्ता की बात करिएगा तो यह चर्चा में क्यों थे, इन्हें हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट यानी बम्बई हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है और यह 45वें क्रम के होंगे। दीपांकर दत्ता बॉम्बे हाई कोर्ट के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश होंगे। वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी यह महानिदेशक होंगे नौसेना संचालन, DGNO याद रखिएगा, ठीक है। वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, इन्हें जो हाल ही में नौसेना संचालन के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है ना। अशोक कुमार गुप्ता ये चर्चा में इसलिए थे क्योंकि इन्हें भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में शपथ दिलाई गई है। विनय टोम्स SBI के म्यूचुअल फंड के प्रबंध निदेशक होंगे, है ना।
यहाँ पे हैं विनय टोन्स, SBI के म्यूचुअल फंड के नियुक्त प्रबंध निदेशक। अजय कुमार, भारत के वर्तमान रक्षा सचिव, इनको ध्यान रखिएगा, परीक्षा दृष्टि से इंपॉर्टेंट होंगे। अजय कुमार, जिन्हें हाल ही में भारत के वर्तमान रक्षा सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। शिंजो आबे, जापान के जो हैं प्रधानमंत्री रहे हैं और जापानी इतिहास में अब तक के सबसे बड़े या सर्वाधिक समय तक प्रधानमंत्री रहने का इनके नाम कीर्तिमान है। और ख़राब स्वास्थ्य की वजह से हाल ही में उन्होंने क्या कर दिया है, इस्तीफ़ा दे दिया है। एक व्यक्ति का नाम, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट ज़्यादा होंगे, इनको ध्यान रखिएगा। इनका नाम है मैरिके लुकास रिजनेवेल्ड, है ना, मैकिने लुकास रिजनेवेल्ड, डच लेखक हैं। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है ना, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। इनकी पुस्तक की बात करिएगा तो इनकी पुस्तक का जो नाम है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, है ना। मैरिके लुकास रिजनेवेल्ड को द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए 2020 का बुकर पुरस्कार दिया गया है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, इनको ध्यान रखिएगा। तो आज के इस डेली डोज में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, शुभ रात्रि।